Hey, hi guys, welcome back to my YouTube channel. And today we are going to discuss one important concept in system design, which is known as checksum. तो आइए समझते हैं checksum क्या है और checksum के पॉपुलर यूज केसेस को समझते हैं और हम लोग checksum कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके डिफरेंट मेथड्स को समझते हैं. So let's go on to the screen and unwrap all the bits and pieces of this checksum concept. तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? To understand this checksum in detail way. ठीक है, तो मैं पहले एक सिंपल एनालॉजी लूंगा. इसके बाद अपन इसको अच्छे से समझते हैं. सपोज करो जब भी आप एक मोबाइल परचेज करते हो, ठीक है, तो आप रजिस्टर करते हो अपना सारा डिटेल और आपके पास फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन होता है, राइट. तो आप इसमें क्या करते हो, अपना जो भी फिंगर आप है, जो इंडेक्स फिंगर है या तो उसको अपन इस्तेमाल करते हैं और जो हमारा यूनिक है, यूनिकनेस है इंडेक्स फिंगर का, वो अपन इस पे क्या करते हैं, अपन रजिस्टर करते हैं. ठीक है, तो इसके बाद जब सब्सिक्वेंट अपन चाहते हैं इसको अनलॉक करना फोन को, तो ये पहचान पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है, राइट. तो सेम थिंग होता है. इसका और मैं एग्जांपल लेता हूँ. जैसे मान लो कभी आप फोन खरीदते हो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, तो डिलीवरी पार्टनर क्या करता है, जब आपको ये सामान आपको देता है, हैंड ओवर करता है, एट द सेम टाइम वो एक वीडियो बना लेता है, राइट, टू इंश्योर कि क्वालिटी में कोई इशू ना हो. तो सेम चीज होता है डेटा के केस में. जब आप कोई भी फाइल ट्रांसफर करते हो, राइट, जैसे आपने व्हाट्सएप से ये फाइल 1 मुझे ट्रांसफर किया, ठीक, तो इंटरनली एक चेकसम कैलकुलेट होता है ताकि हम डेटा के इंटीग्रिटी को समझ, मतलब डेटा को इंटीग्रल बना सके, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके. ठीक है, तो अब डेटा इंटीग्रिटी का कहने का मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि डेटा में कोई लीकेज नहीं हुआ है या फिर डेटा करप्ट नहीं हुआ है. तो ये आप कैसे इंश्योर करोगे? हो सकता है कि जो आप डेटा मुझे दिए हो वो ओवर द नेटवर्क ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, क्योंकि नेटवर्क की वजह से या फिर बैंडविड्थ की वजह से वो डेटा करप्ट हो गया हो. ठीक है, या फिर अपन बोलते हैं ना कि हमारा हार्ड ड्राइव करप्ट हो गया है या फिर हमारा जो कार्ड रीडर है वो करप्ट हो गया. वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे डेटा का क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाया. ठीक है, तो अब समझते हैं, ये एनालॉजी अपन ले लिए, अब समझते हैं कि एक्चुअल कैसे चेकसम इस्तेमाल होता है इन डे टू डे लाइफ. तो जब भी आप कभी फाइल जो है, जैसे a.txt फाइल है, आप ये ट्रांसफर करते हो, ठीक है, सपोज करो कि आप ये ट्रांसफर करते हो किसी XYZ पर्सन को, राइट. तो ये फाइल नेम के साथ साथ एक चेकसम कैलकुलेट होगा जो कि हेक्साडेसिमल होगा, इस तरीके से. और जब ये सोर्स से अपन टारगेट पे जाएगा ना, तो टारगेट फिर ये a.txt पे फिर ये चेकसम कैलकुलेट करेगा. अगर ये दोनों चेकसम अगर सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब है कि डेटा का नेचर क्या है, डेटा का नेचर कांस्टेंट, मींस डेटा करप्ट नहीं हुआ है, डेटा का क्वालिटी मेंटेन है. ठीक है, तो इसका पॉपुलर यूज केस है, कभी भी आप या तो फाइल ट्रांसफर करोगे व्हाट्सएप से, या कभी आप फाइल को डिस्क में डालते हो, ठीक है, या कभी आप फाइल को रीड करते हो या राइट करते हो, हर एक ऑपरेशन पे चेकसम कैलकुलेट होता है. अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कैसे हेल्पफुल है ये अपन समझ लेते हैं, क्योंकि हम सिस्टम डिजाइन की बात कर रहे हैं और सिस्टम डिजाइन में हमने देखा है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे हम काम करते हैं. जैसे कैसेंड्रा का अपन एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, अब कैसेंड्रा में क्या है भाई, कैसेंड्रा एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है. यहाँ पे बहुत सारे नोड्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ नोड्स होते हैं, राइट. तो क्लस्टर ऑफ नोड्स होते हैं,
तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई यूजर हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट डाल रहा है इस नोड पे, ठीक है, तो इसके पास कुछ न्यू डेटा है, ठीक है। अब ये न्यू डेटा क्या होगा, बाकी नोड पे रेप्लिकेट होता है, ठीक है। तो जब ये रेप्लिकेट होगा ना, तो अगर मान लो N2 नोड N1 नोड से अगर रिसीव करता है, तो इस पॉइंट पे भी चेकसम को मेंटेन किया जाएगा। अदरवाइज सपोज करो डेटा का V1 लाइक डेटा वर्जन 1 ये N1 नोड रिसीव किया है, और ये कुछ मॉडिफाई हो गया, करप्ट हो गया ड्यू टू द ट्रांसफर, ड्यू टू एनी रीजंस, और हमारे पास N2 वर्जन डेटा का पहुंचता है, तो फिर रेप्लिकेशन ही ओवरऑल फेल हो गया, राइट। तो हम कैसे अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि डेटा ही अलग अलग है, तो डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये तो यूज केस था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। और भी जेनरिक आपको यूज केस में बताता हूँ। जैसे आप मान लो किसी भी सर्वर पे कोई फाइल रखा है, आप वहां से वो फाइल डाउनलोड करते हो, अपने सिस्टम पे सेव करते हो, तो सिस्टम में जब सेव होगा ना वो फाइल, तो वो फिर वहां पे चेकसम कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो आई गेस आपको क्लियर होगा कि फाइल को रीड करते टाइम, फाइल को राइट करते टाइम, फाइल को ट्रांसफर करना ओवर द नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में रेप्लिकेशन का प्रोसेस होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज में चेकसम काम आता है टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि चेकसम कैसे कैलकुलेट होता है, इसके कितने मेथड्स हैं, ठीक है। तो चेकसम के 3 पॉपुलर मेथड्स है हमारे पास, ठीक है। उसमें पहला है हमारे पास पैरिटी बिट्स। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, तो कोई भी डेटा है उसको पहले अपन क्या करेंगे, इस तरीके से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, ठीक है। आइदर 32 बिट का आर्किटेक्चर हो या 64 बिट का आर्किटेक्चर हो, बेस्ड ऑन दैट अपन बिट रिप्रेजेंटेशन दे देंगे डेटा को, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, अपन बोलते हैं 1 को काउंट करते हैं। 1 यहाँ पे कितना टाइम है, 1 3 टाइम्स। तो जब ये डेटा टारगेट के पास पहुंचेगा, तो फिर अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे, और 1 अगर 3 टाइम्स आया तो अपन बोल देंगे कि डेटा डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर हो रहा है ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इस तरीके का जो पैरिटी बिट्स है, वो बस ये इंश्योर करता है कि पर्टिकुलर एक बिट जो है, एक बिट को दिखाता है कि एक बिट चेंज हुआ है, एक बिट चेंज नहीं हुआ डेटा का, ठीक है। अगर 2 बिट चेंज होगा तो ये कभी पता इसको नहीं चल पाएगा पैरिटी बिट्स को। ये ओनली इंश्योर करता है कि अगर कोई एक बिट चेंज हुआ हो, जैसे मान लो यहाँ पे 1 था, अब जाके ये 0 हो गया, तो 1 यहाँ पे 3 था, अब क्या 1 2 टाइम्स हो गया, तो मीन्स डेटा इंटीग्रिटी को ये फिल कर रहा है, मेंटेन नहीं कर पा रहा है ये, ठीक है। तो इसी वजह से अपन पैरिटी बिट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सिंपल यूज केसेस है। सेकेंड है CRC, सो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइकिल रिडंडेंसी चेक। इसमें क्या होता है, डेटा को आप बिट में रिप्रेजेंट किए हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या करते हो, एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हो। वो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, वो बिट में एक होता है, ठीक है। एक बिट अपन लेते हैं, बिट वैल्यू, और ये डेटा को जो बिट में रिप्रेजेंटेड है, उसका अपन रिमाइंडर निकालते हैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन से। जो भी रिमाइंडर आता है मान लो इस तरीके से, उसको अपन उस रिमाइंडर को क्या करते हैं, इसमें अपेंड करते हैं लास्ट में, और ये अपेंड करके टारगेट को अपन भेज देते हैं। फिर ये टारगेट क्या करेगा, सेम पॉलिनोमियल फंक्शन को यूज करके इसका रिमाइंडर निकाल लेगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो अपन बोलते हैं कि भाई डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर हो रहा है, मेंटेन हो पा रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा एक CRC टेक्निक होता है, एक चेकसम टेक्निक होता है। बट मोस्ट पॉपुलर जो हमारे पास टेक्निक है टू कैलकुलेट द चेकसम इज हैशिंग एल्गोरिथम, इज हैशिंग एल्गोरिथम। हैशिंग एल्गोरिथम्स में क्या क्या होता है, आपने सुना होगा MD5 का नाम, SHA-1 का नाम, SHA-256 का नाम। ये सब क्या करता है, हमारे पास
जो भी डेटा है ना, जो भी डेटा है, जैसे मान लो हमारे पास 789 है, ये एक डेटा है, इसको क्या करेगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, हेक्साडेसिमल में क्या होता है भाई, जिसका बेस 16 हो। जैसे हम ये जो अपन डेसिमल पढ़ते हैं उसमें बेस कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है। तो ये अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। कोई भी रिप्रेजेंटेशन, चाहे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो, हेक्साडेसिमल हो, या फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो, वो कैसे कैलकुलेट होता है बताता हूँ। तो 16 से इसको डिवाइड करो, 16 4 जा 64, and then how much, 149, right? Then 16 9 जा how much, 144, and then 5. So quotient 49, रिमाइंडर 5, फिर इसको 16 से डिवाइड करो, कितना होगा 49 को अगर डिवाइड करेंगे तो 48, रिमाइंडर 1, ठीक है। फिर इसको 16 से डिवाइड करो, कितना होगा, कोसेंट 0, रिमाइंडर 3। तब तक अपन डिवीजन करते हैं जब तक कोसेंट 0 नहीं होता है, और जितने भी रिमाइंडर्स होते हैं उनको आपस में अपन ऐसे लिख देते हैं, जैसे 315 है ना, ये अपन मैं बता रहा हूँ कि कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चाहे हेक्सा हो या फिर बाइनरी हो या फिर डेसिमल हो। अभी हेक्सा में देख रहे हैं तो अपन 16 बेस लिए हैं, ठीक है। I'm picking one other color, ओके, ठीक है। 315 है, तो इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन 315 है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास हैशिंग एल्गोरिथम होता है ना, उसमें हेक्सा डाइजेस्ट नाम का फंक्शन होता है जो इसको हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन देता है। जैसे आपने साइफर टेक्स्ट सुना होगा, वो भी एक हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो करते क्या है, मतलब इसमें लेटर भी होता है और नंबर्स भी होता है, इस तरीके से। ये हुआ हमारा हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से लेके 9 तो होता ही है, इसके अलावा 10 टू लेके 16 तक है, उसको अपन ABCDE से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से जो नंबर्स आते हैं उसमें लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो MD5 हो गया, या फिर SHA 256 हो गया, या फिर तो उसमें 32 बिट्स में या फिर 64 बिट्स में हेक्सा बिट्स होता है इसमें, और 4 बिट्स जो नॉर्मल बिट्स होता है इक्वल टू होता है 1 हेक्स डिजिट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो ये कंसेप्ट मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये किसी भी सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है, और इसका यूज केस भी मैंने बताया है कि आप किस तरीके से मतलब ये जो चेकसम है वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड विद सम न्यू टॉपिक। सो टिल द टाइम प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड signing off. Thank you.